चलिए साहब, सो आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है भाई साहब आज के सेशन में। इस उम्मीद के साथ कि आज फिर कुछ नया कुछ बेहतरीन हम आपके साथ करेंगे साहब। इसके पहले जो हमने सेशन लिया था उसमें हमने बात की थी साहब रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ दी फर्म की। उसमें हमने कुछ बेसिक सेक्शन आपके साथ कंप्लीट कर लिए थे, करेक्ट ना भाई साहब? चलें साहब, रजिस्ट्रेशन की जब शुरुआत की थी तो बिफोर गोइंग अहेड, आगे बढ़ने से पहले कल का एक छोटा सा अपन रिकैप रिव्यू ले लेते हैं। हमने बोला था साहब कि रजिस्ट्रेशन की जब जब बात आएगी सो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन एनी टाइम कभी भी करवा सकते हो। सर करवाने के लिए क्या चाहिए आपको? प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब फीस के साथ जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होगा उसको आपको वो स्टेटमेंट क्या कर देना साहब? सबमिट कर देना है। उस स्टेटमेंट में कुछ चीजें होंगी जो आपको मेंशन करना है, लाइक फर्म का नेम, प्लेस, पार्टनर का नाम, कब ज्वाइन करी एंड ऑल अदर थिंग्स। ये सारी चीजें क्या करनी है साहब? आपको सबमिट करनी है। उस स्टेटमेंट को साइन कौन करेगा साहब? ऑल पार्टनर्स या एजेंट जिनको आपने स्पेसिफिकली ऑथोराइज कर रखा है इस काम के लिए। नाम रखते समय, फर्म का नाम रखते समय साहब कुछ शब्द हैं जो आप यूज नहीं कर सकते हैं। उन शब्दों को अगर यूज करना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर परमिशन मिल जाती है तो साहब रख लो, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। ये भी हमने आपके साथ बात की थी। चलें साहब, फिर सेक्शन 59 क्या देगा आपको? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। अगर आपका रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि आपने जो भी प्रिस्क्राइब कंडीशंस थी, प्रोविजंस थे, वो प्रॉपर फॉलो किए हैं तो आपको सेक्शन 59 के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बोलो साहब चलेगा? लेट पेनल्टी थी साहब 100 रुपया पर ईयर, चलेगा साहब? बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 69। हमने बोला था साहब इंग्लिश लॉ ये बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बट इंडियन लॉ ये बोलता है कि रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। बट इफ योर फर्म इज अनरजिस्टर्ड देयर आर सम disabilities, some consequences which must be faced by unregistered firm। साहब पहला उसमें क्या था? So no suit in a civil court by firm or other co-partner against third party। साहब फर्म पार्टनर कभी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्या था? नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम। क्लेम का सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है अगर वैल्यू है 100 रुपीज से ज्यादा। इफ वैल्यू ऑफ क्लेम इज लेस देन 100 देन साहब पॉसिबल है, सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड था साहब एग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर और फर्म। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट, पार्टनर फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है साहब। चौथा था थर्ड पार्टी बट थर्ड पार्टी फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। साहब ये 5 एक्सेप्शन हैं, मतलब कल को फर्म अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो फिर भी ये काम तो किए जा सकते हैं। कौन से साहब? द राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सू दी फर्म। साहब थर्ड पार्टी का राइट कभी भी नहीं जाएगा। अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तब भी थर्ड पार्टी के पास राइट है कि वो फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। सेकंड क्या लिखा है? राइट ऑफ पार्टनर। साहब पार्टनर के पास अधिकार है किस बात के लिए? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए और रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। ये राइट जो है पार्टनर के ये कभी भी नहीं जाएंगे। पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी, कल को कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी असेट्स किसके पास चली जाती हैं? ऑफिशियल असाइनी के पास। तो ऑफिशियल असाइनी के पास पावर है कि उन असेट्स को रियलाइज करे, पैसा लाए और फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ करे। द राइट टू सू क्लेम और सेट ऑफ, बेटा 100 रुपीज से कम का अगर क्लेम है तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं भले ही फर्म अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। एंड लास्ट लिखा है बेटा राइट टू सूट एंड प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मालिक लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जो राइट है, राइट टू क्लेम प्रॉफिट और प्रॉपर्टीज, वो 6% पर एनम का जो इंटरेस्ट मिलता है वो राइट भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कभी भी नहीं जाएंगे भले ही फर्म अनरजिस्टर्ड क्यों ना हो। दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। ये हमने कल के सेशन में आपके साथ किया था, उसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया था। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में भी आया हो। आइए साहब आज की जो हम बात करने वाले हैं वो हमारी कहानी चलेगी साहब सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 47 तक, जिसमें हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की।
दो बातें होती हैं साहब, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर कलेक्टिवली हम पार्टनर्स को क्या बोलते हैं? फर्म। और पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उनको बोलते हैं पार्टनरशिप। इफ देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जब बिजनेस कम्स टू एन एंड आ जाए उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आई होप आपको ये छोटी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। बोलो चलेगा साहब? कैसे करेंगे साहब? सेक्शन 39 क्या बोलता है? द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड, एक सेकंड पेन निकाल लें अपन। चलें साहब, क्या बोला? द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। साहब सारे पार्टनर के बीच में जो रिलेशन है जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, अगर उस रिलेशन को कंप्लीटली ही खत्म कर दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एनालिसिस के बाद चलो एक बार पढ़ लेते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस, क्या मतलब है साहब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का? डिसकंटिन्यूएशन ऑफ लीगल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। साहब आप समझो, ये जो हमारा लीगल रिलेशनशिप डेवलप हुआ था एक एग्रीमेंट के तहत, उस लीगल रिलेशन को हम कंप्लीटली खत्म कर रहे हैं। वर्ड यूज हुआ है देखो, ऑल दी पार्टनर्स। अगर सम पार्टनर्स होता तो उस केस में जरूरी नहीं है कि फर्म डिसॉल्व होती, वहां पर तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता, फर्म का नहीं होता। लेकिन जब सारे पार्टनर के बीच का जो लीगल रिलेशन है हम उसको ही खत्म कर दें तो साहब वहां पर हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। But when only one or more partner retire or become incapacitated from acting as a partner due to death, insolvency, insanity, the partnership relation between such partner and other partner is dissolved, but rest may decide to continue। जैसा मैंने बोला, अगर साहब कोई एक या दो पार्टनर रिटायर होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इंसेन हो जाते हैं, तो साहब देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जरूरी नहीं है कि वहां पर बिजनेस कम्स टू एन एंड आ जाएगा, वो चाहे रेस्ट ऑफ द पार्टनर चाहे तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बोलो साहब चलेगा? आगे पढ़ते हैं। इन सच केसेस देयर इज अ प्रैक्टिस नो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर कोई एक या दो पार्टनर जाते हैं ड्यू टू रिटायरमेंट, डेथ, इंसेनिटी, तो वहां पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होगा। द पर्टिकुलर पार्टनर गोज आउट बट रिमेनिंग पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ। जब साहब एक दो पार्टनर चले जाएं और बाकी रेस्ट ऑफ दी पार्टनर मिलकर ये डिसाइड करें कि हम बिजनेस करेंगे, तो साहब उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसको हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं, क्योंकि अभी भी बिजनेस तो कंटिन्यू चल ही रहा है। बोलो साहब चलेगा क्या? आइए साहब आगे बढ़ जाते हैं। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑन दी अदर हैंड, अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है साहब? The whole firm is, मतलब कल को अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कोई इंसेन हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, एंड रेस्ट ऑफ द पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम भाई साहब बिजनेस को अब बंद कर देंगे, तो वहां पर हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ। बोलो साहब बात समझ में आती है क्या? द पार्टनरशिप टर्मिनेट एज बिटवीन ईच एंड एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म। यहां पर जो पार्टनरशिप थी, जो रिलेशन था, वो आज से हो जाएगा टर्मिनेट, खत्म। बोलो साहब समझ में आई? अब आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे साहब? ये क्वेश्चन पूछेंगे जो ये टेबल बनी हुई है, सब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बारी उन्होंने पूछा है, सो मेक श्योर कि अपन इनको समझें भी और लगे हाथ तो कर लें। आओ साहब, सबसे पहला लिखा है, बेस नंबर 1 ले रहा हूं बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। पहला डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होगा और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। अपन पहले लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं। साहब क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल होश हवास में बोलना है। क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा? आंसर इज यस, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर ये डिसाइड करेंगे कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बिजनेस कम्स टू एन एंड, वहां पर आपका बिजनेस कंटिन्यू। एक बार पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप, फर्म के केस में। बट पार्टनरशिप के केस में क्या होगा? इट डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, इट इन्वॉल्व ओनली रिकंस्टिट्यूशन ऑफ, क्योंकि आपको नया एग्रीमेंट, नई डीड बनानी पड़ेगी। क्या पहले पॉइंट को लेकर कोई दिक्कत? पक्का? आइए साहब, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है?
वाइंडिंग अप। वापस आ जाते हैं साहब, क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म का वाइंडिंग अप होगा? क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में? मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है बेटा, तो ऐसे रटो मत कि पहले पार्टनरशिप बोला था तो अब भी पार्टनरशिप ही बोलूंगा, है? इसको दिमाग पे लगाओ, किराए पे मत दे दो अब किसी को, अभी अपन को जरूरत है, ठीक है? तो अपने पास ही रखो। चलो साहब, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या वाइंडिंग ऑफ बिजनेस होगा? अब नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने पार्टनरशिप बोला है, पहले फर्म बोला था। फर्म के केस में आओ साहब, इट इन्वॉल्व वाइंडिंग अप ऑफ फर्म एंड रिक्वायर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ। साहब आपका बिजनेस ही अब तो बंद हो रहा है, तो असेट्स को बेचकर पैसा रियलाइज करो और जो भी लायबिलिटीज थी उन सबको पे ऑफ करो। उधर ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इट इन्वॉल्व ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रिक्वायर ओनली रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ। क्योंकि साहब जो गया उसका हमें सेटलमेंट करना पड़ेगा, या कोई आया तो उसको बताना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर आज फर्म स्टैंड करती है, तो हमें केवल और केवल रीवैल्यूएशन करना है असेट्स और लायबिलिटीज का, बाकी उनको रियलाइज सेल पे ऑफ करने की जरूरत। थर्ड क्या लिखा है साहब? ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अ फर्म मे बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सेक्शन 44 बताएगा आपको, जिसमें कोर्ट इंटरफियर करेगा आपकी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। तो साहब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिल्कुल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है क्या? लेकिन पार्टनरशिप में भी कोर्ट ऑर्डर करेगी? साहब आपके रिलेशन कैसे चल रहे हैं, उनको किस तरीके से चेंज करना है, इसके लिए कोर्ट का कोई इंटरफियरेंस करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखा है? स्कोप क्या है साहब? इट नेसेसरली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ। साहब इफ देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द रिलेशनशिप, मतलब पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन कल को अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो तो क्या उसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी होगा? आंसर इज नो। वही लिखा है देखो साहब, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लास्ट क्या लिखा है? फाइनेंशियल क्लोजर ऑफ बुक्स। इट इन्वॉल्व फाइनल, अच्छा फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, इट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ दी। अरे जब फर्म ही नहीं रही, जब बिजनेस ही नहीं रहा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो क्लोज हो ही जाएंगी। यहां पर होंगी क्या साहब? बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज, यही लिखा है साहब। देख लो एक बार वापस से साहब, सबसे पहला क्या था? कंटिन्यूटी। दूसरा क्या था साहब? वाइंडिंग अप। तीसरा क्या था? कोर्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट, स्कोप एंड फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। ये बढ़िया क्वेश्चन है 3 to 4 मार्क्स का, इसलिए आपको इसको बिल्कुल याद करना है कि किस तरीके से साहब दोनों में डिफरेंस है। बोलो साहब, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी डाउट, कोई भी मन में शंका? साहब जब भी बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की तो हमेशा दिमाग रखें पूरा बिजनेस बंद कर रहे हैं, लेकिन जब भी बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की तो हम वो रिलेशन चेंज कर रहे हैं, उसमें फर्म का बिजनेस बंद हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये बड़ा अंतर है और इसी को ध्यान में रखते हुए ही आप डिफरेंसेस को याद कर लें तो आपका काम हो जाएगा। बोलो साहब, क्या आगे बढ़े? अभी हमने डिफरेंसेस पढ़ा, अब डिसोल्यूशन किस किस तरीके से होगा। सो इफ यू रिमेंबर सेक्शन 40 से कहानी चलेगी और 44 तक जाएगी। पहले के जो 3 थे वो विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट थे, जबकि 44 तो खुद कोर्ट ही करवा रहा है। अरे हाँ ना, वो फ्लो चार्ट याद आ रहा है क्या जो पहले स्टार्टिंग में ही बना ना फ्लो चार्ट इस चैप्टर को, उसको आप एक बार देखना। आइए साहब, स्वागत करते हैं मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जिसमें हम कहानी पढ़ेंगे सेक्शन 40 से लेकर सेक्शन 44 तक। क्या सभी तैयार? पक्का? आइए साहब, सबसे पहला बेटा जैसा मैंने बोला सेक्शन 40 से लेकर 43 तक जो कहानी जाएगी वो जाएगी विदाउट। साहब इसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं करने वाला है। बोलो चलेगा क्या? इसको हम वॉलेंट्री डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें जबरदस्ती नहीं है, ये आप खुद अपनी इच्छा से वॉलेंट्रीली डिसाइड करेंगे कि हमने फर्म को डिसॉल्व करना है। चलें साहब, उसमें सबसे पहला क्या लिखा है? सबसे पहला लिखा है साहब सेक्शन 40 डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। इट मे बी डिसॉल्व, अ फर्म मे बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी। तो साहब एग्रीमेंट में पहला तो आप ये कर सकते हो, दूसरा आप ये कर सकते हो। साहब आप फर्म को डिसॉल्व कर दो, कैसे? सारे पार्टनर की कंसेंट लेकर, या तो
आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में, डीड में लिख रखा था कि हम ऐसे ऐसे समय पर इस सिचुएशन में फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, तो वैसे फर्म को डिसॉल्व कर दो। तो या तो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व कर दो, या तो आप विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स डिसॉल्व कर दो। वही बोलता है सेक्शन 40, डिसॉल्यूशन बाय अग्रीमेंट। बोलो साहब, चलेगा? बोलो पक्का? एनालिसिस में क्या लिखा है? सेक्शन 40 गिव राइट टू द पार्टनर्स टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय एन एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर मींस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी, जब आपने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी, अग्रीमेंट बनाया होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, उसमें लिखा होगा डिसॉल्यूशन को लेकर, जो लिखा था, जैसे लिखा था वैसे कर दो। अरे हाँ कि ना? हाँ, ये था साहब सेक्शन 40, खत्म हो गया। इतना छोटू सा सेक्शन था। देखो सेक्शन 40, सेक्शन 41 किसकी बात कर रहा है साहब? कंपलसरी डिसॉल्यूशन की, मतलब डिसॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो मालिक ऐसा क्या हो जाए, ऐसी कौन से सरकमस्टांस आ जाएं कि हमें कंपलसरी फर्म को बंद करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कब करना पड़ेगा? अ फर्म इज कंपलसरी डिसॉल्व, पहला by the adjudication of all the partners or all the partners but one is insolvent। साहब क्या बोला उन्होंने? कब करना है कंपलसरी डिसॉल्व? कब करना है? जब क्या हो जाए? by the adjudication of all the partners but one is, साहब मतलब आपके पार्टनरशिप में जितने पार्टनर, उसमें से कोई क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए। पहला केस। दूसरा क्या लिखा? by the happening of any event which make it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partner to carry it on the partnership। साहब क्या हुआ? कोई ऐसा इवेंट हो गया है जिसकी वजह से आप जो बिजनेस कर रहे थे साहब, वो बिजनेस अब अनलॉफुल है। मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि मैं मेडिसिन बनाता हूं, उसमें यूज होने वाला जो रॉ मटेरियल, जो केमिकल है, नाउ इट इज बैन, वो बैन हो गया। तो अब आपका बिजनेस ही कैसा हो गया है? अनलॉफुल हो गया। अब जब अनलॉफुल हो गया तो अनलॉफुल काम तो हम आपको करने नहीं देंगे, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि कंपलसरी आप फर्म को डिसॉल्व कर दें। लेकिन इसमें एक प्रोवाइडेड दैट होगा, हाँ ये है। हाउएवर क्या है साहब? मैं अगर एक से ज्यादा काम कर रहा हूं और उन सारे कामों में से कोई एक काम अनलॉफुल हुआ है, तो उस एक काम को हटा दो, बाकी सब सही है। फिर आपको फर्म को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। से फॉर एग्जांपल मैं 3 प्रोडक्ट बनाता हूं, ए बी सी, और जो ए में रॉ मटेरियल यूज होता है वो बैन हुआ है, तो मैं ए का प्रोडक्शन क्या कर दूं? बंद कर दूं। बाकी बी और सी तो मेरे अभी भी लॉफुल हैं, अभी भी लीगल हैं, तो मुझे फर्म को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात भी है। तो साहब कंपलसरी डिसॉल्यूशन कहां पर लिखा है? सेक्शन 41 में। क्या करना है साहब कंपलसरी डिसॉल्यूशन? जब 2 सिचुएशन हो जाएं साहब, या तो कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या साहब आपका जो काम है वो अनलॉफुल हो जाए। अगर इन दोनों में से कुछ भी हो जाता है साहब, तो फिर आपको अपने फर्म को कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। बोलो। नहीं, वो सीजेस टू बी पार्टनर बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अब लैंग्वेज आपको जैसे कल को आ जाए कि राइट डाउन दी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन फॉर कंपलसरी डिसॉल्यूशन, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आ फर्म इज कंपलसरी डिसॉल्व ए और बी। ऐसे मत बनाते बैठे रहना, वहां ये अलाउ भी नहीं है। वहां लिखना ए और बी, 1 और 2। अरे चलेगा। हाउएवर लिखने की जरूरत है क्या? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन हाउएवर पे ही आएगा। क्या लिखा है? when more than one separate adventure or undertaking is carried on by the firm, the illegality of one or more shall not of itself cause the dissolution of firm in respect of its lawful adventure and, वही मैंने बोला कि जो अनलॉफुल हुआ है उसको हटा दो, बाकी को वो अनलॉफुल नहीं बनाएगा। बाकी तो आपके लीगल काम है, तो फिर उस केस में आपको फर्म को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल नंबर वही लिखा है जो मैंने आपको बताया है साहब। ये था सेक्शन 41 कंपलसरी डिसॉल्यूशन। सेक्शन नंबर 42 क्या बोल रहा है? डिसॉल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन। अब आपको डिसॉल्यूशन कब करना पड़ेगा? जब कोई सर्टेन कंटिजेंसीज हो जाएं, कुछ ऐसे इवेंट हो जाएं, उन पर आपको अपनी फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ सकता है। आए साहब देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स।
A firm can be dissolved on the happening of any of the following contingencies. आपको दिमाग लगाने की साहब जरूरत नहीं, उन्होंने कंटेंजेंसी की भी लिस्ट दे दी कि कल को अगर इनमें से कोई भी घटना घटित हो जाए तो आपको अपनी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। आओ साहब, कौन कौन सी घटना? ये रही साहब इतनी सारी घटनाएं, ये रही साहब इतनी सारी घटनाएं। जल्दी जल्दी बांचो। पहला क्या लिखा है? वेयर द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म। आपने साहब पार्टनरशिप काय के लिए बनाई थी? एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाई थी कि हम पार्टनरशिप बना रहे हैं साहब फॉर एग्जांपल 3 इयर्स, और वो 3 ईयर क्या हो गए? एक्सपायर हो गए हैं। सो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म यू हैव टू डिसॉल्व योर फर्म। पहला ये है साहब। दूसरा क्या है? वेयर द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस एडवेंचर के लिए, जिस अंडरटेकिंग के लिए हमने साहब पार्टनरशिप बनाई थी, वो काम कंप्लीट हो गया। तो से फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमको मेट्रो का काम मिला, हमने पार्टनरशिप फर्म बना ली। साहब जब मेट्रो बनकर तैयार हो गई है, आपका काम कंप्लीट हो गया है, आपको फर्म को डिसॉल्व करना। तो पहला क्या था साहब? फिक्स्ड टर्म वाला, और टर्म आपका क्या हो गया हो? एक्सपायर। दूसरा आपने बनाई है साहब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वो पर्पस पूरा हो गया है। तीसरा क्या लिखा है? बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर। अच्छा, ऊपर क्या कंपलसरी डिसॉल्यूशन लिखा है? सेक्शन 42 और सेक्शन 41 में क्या डिफरेंस है साहब? बहुत डिफरेंस है। सेक्शन 41 अब आपसे पूछ नहीं रहा है, वो आपको बता रहा है कि आपको फर्म डिसॉल्व करनी ही, जबकि सेक्शन 42 ये बोल रहा है कि इन केसेस में फर्म डिसॉल्व हो सकती। अरे हां कि ना? कल को तुम्हें लगे कि साहब ऊपर की बात और नीचे की बात तो एक ही है, वो भी तो कंटिजेंसी है ना राजा। ऊपर की बात में कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा, नीचे की बातों में कंपलसरी डिसॉल्यूशन की बात नहीं है, डिसॉल्यूशन हो सकता। अरे आगे चलो। पहला क्या था? फिक्स्ड टर्म। दूसरा क्या था? स्पेसिफिक पर्पस। तीसरा क्या है? बाय डेथ ऑफ द पार्टनर। एंड चौथा क्या है? बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन। ऊपर भी हमने इंसॉल्वेंसी की बात की थी। जैसे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, ही और शी विल बी सीजेस टू बी अ पार्टनर, और बाकी रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो कंटिन्यू करें, और नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो साहब 42 के अंदर 4 बातें लिखी हैं जो आपको यह बताती है कि अगर इनमें से कोई भी घटना घटित हो जाए, कोई भी कंटिजेंसी हो जाए, तो साहब आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है या फर्म डिसॉल्व हो सकती है। पहला क्या था साहब? कि अगर आपने पार्टनरशिप बनाई है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड दैट पीरियड इज एक्सपायर्ड। दूसरा क्या है साहब? किसी आपने स्पेसिफिक एडवेंचर के लिए, अंडरटेकिंग के लिए बनाई थी और वो काम कंप्लीट हो गया है। तीसरा बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर। एंड चौथा बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। These 4 are the contingencies on which a firm can be dissolved. बोलो साहब, बोलो साहब। सेक्शन 42 ये था। अब हम आ गए सेक्शन 40। सेक्शन 43 क्या बात कर रहा सर? डिसॉल्यूशन आप कर सकते हो बाय नोटिस ऑफ पार्ट। अच्छा, पार्टनरशिप एट विल की बात है। पहले तो ये समझें, पहले तो ये समझ लें कि पार्टनरशिप कौन सी है। अच्छा, पार्टनरशिप एट विल क्या होता है साहब? साहब जिसमें कॉन्सेप्ट हो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, मतलब हमने कोई ऐसा स्पेसिफिक पीरियड या कोई स्पेसिफिक अंडरटेकिंग या इवेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी इच्छा है तब तक हम बिजनेस को कैरी करेंगे। ये होता है पार्टनरशिप एट विल, जो आपकी इच्छा पर डिपेंड करती हो। अब इच्छा तो साहब अनंत है, चलती ही रहेगी। और कल को बीच में लगा कि हमें फर्म को डिसॉल्व करना है, तो उसका एक ही तरीका है, आप क्या करो साहब? नोटिस दे दो। आप नोटिस यूज कर लो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। सेक्शन 43 वही बोल रहा है, डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। क्या लिखा है साहब 43 के सबसेक्शन 1 में? वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर। भाई साहब
कोई भी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है बाय गिविंग नोटिस इन, साहब नोटिस राइटिंग में ही चाहिए। नोटिस किसको देना है? टू ऑल अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व दी। साहब अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है और किसी पार्टनर को ऐसा लगता है कि मुझे फर्म को डिसॉल्व करना है, तो सिंपल वो क्या करे साहब, नोटिस दे राइटिंग में ऑल अदर पार्टनर्स को और अपना इंटेंशन बता दे कि साहब मैं ये चाहता हूं कि इस फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो साहब क्या करना है? नोटिस देना है। किसको देना है? ऑल अदर पार्टनर्स को देना है। कैसे देना है? राइटिंग में देना है। अरे हां कि ना? अरे हां कि ना? पक्का पक्का। सेकंड में क्या लिखा है बेटा? सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? इन केस डेट इज मेंशन्ड इन द नोटिस। साहब मैंने जो नोटिस दिया ना बाकी पार्टनर को, उसमें डेट लिख दी कि साहब फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए 30 अप्रैल 23 को। तो फर्म कब डिसॉल्व होगी? द डेट विच इज मेंशन्ड इन द नोटिस। और अगर डेट मेंशन ना हो तो जिस दिन आपने नोटिस दिया उस दिन फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। सो सेक्शन 43 बात कर रहा है साहब डिसॉल्व करना है बाय नोटिस। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस एंड शो द इंटेंशन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म बाय गिविंग द नोटिस टू द ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स। इफ डेट इज स्पेसिफाइड देन ऑन दैट स्पेसिफिक डेट फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अगर डेट स्पेसिफिक नहीं है तो जिस डेट पर नोटिस दिया है उस डेट पर फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। बोलिए साहब। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नॉर्मल क्या होता है? नहीं जरूरी नहीं ना, तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, मतलब डिसॉल्व करेंगे, फिर रिटायर कर लेगा वो। कंसेंट तो चाहिए पड़ेगी ना अपन को सबकी। ये तो ये पावर दे रहा है सेक्शन 43, पावर दे रहा है पार्टनर को कि साहब पार्टनर चाहे तो इस जबरदस्ती के संबंध में ना बंधा रहे। उसके पास पावर है कि बाकी जो पार्टनर्स हैं उनको नोटिस सर्व करे कि भाई साहब फर्म को बंद कर दिया जाए, तो फर्म को बंद कर दिया जाए। सिंपल लॉजिक, ऑब्वियसली बात। बोलो साहब चलेगा यहां तक? ये था सेक्शन 43। अच्छा सेक्शन 41 क्या बोल रहा था? सेक्शन 41 बोलता था, 42 क्या बोलता था? सर्टेन कंटेंजेंसीज। 43 क्या बोलता है साहब? डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। ऐसे याद रखा करो, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन एंड डिसॉल्यूशन। तो अब कुछ तो पूछेगा वो, तो हमें अपने आप को सारे एस्पेक्ट में तैयार करना है साहब। अरे चलेगा क्या? पक्का? आइए साहब एक सेकंड ना, चले यहां से कहानी चालू हुई थी। सेक्शन 40 क्या बोलता है? डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। साहब 41 क्या बोलता है? कंपलसरी डिसॉल्यूशन। 42 क्या बोलता है साहब? कंटेंजेंसी कितनी थी? 4। 43 क्या बोलता है साहब? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, ये स्पेशल सिचुएशन है साहब। पिछले 3 कंडीशन 4 कंडीशन में देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, बट सेक्शन 44 तो डिसॉल्यूशन ही कौन करवा रहा है? कोर्ट करवा रहा है साहब। मतलब कोर्ट ऑर्डर देगी कि आपकी फर्म को बंद कर दिया जाए। आइए साहब पढ़ते हैं डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट क्या है साहब। कोर्ट में एट द सूट ऑफ पार्टनर dissolve a firm on any of the following ground। आप समझिए साहब बात को, कोर्ट जरूरी नहीं है कि फर्म को डिसॉल्व करेगी, लेकिन कोर्ट इन ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हो अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है और फर्म को बंद कर देना ही सही है, तो कोर्ट चाहे तो ऑर्डर दे सकती है कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। अब कोर्ट को नोटिस कौन देगा साहब? कोई भी पार्टनर दे सकता है साहब। आप सोचकर देखो, जब मुझे लगता है कि मेरी फर्म में कुछ तो दिक्कतें कुछ तो समस्याएं चल रही हैं और हम बाकी के ऊपर के जो सेक्शन है उनको यूज करके फर्म को डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं किसका सहारा लूंगा? कोर्ट का सहारा लूंगा। मैं नोटिस दूंगा कि हे कोर्ट प्लीज इस फर्म को बंद कर दिया।
तो कोर्ट फिर ग्राउंड चेक करेगी, और अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ साहब जो पार्टनर बोल रहा है वैसी चीजें सही हैं और कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर देना ही सही है, तो इन दैट केस डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कौन कौन से ग्राउंड है साहब? सबसे पहला क्या लिखा है? इंसैनिटी एंड अनसाउंड। इंसैन का मतलब होता है वही पागल, अनसाउंड माइंड की कहानी। साहब क्या लिखा है? वेयर अ पार्टनर, वो भी कौन सा पार्टनर? सर वेयर अ पार्टनर जो कि स्लीपिंग पार्टनर नहीं होना चाहिए, हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। वो बेटा क्या हो गया है? मतलब कल को आपका एक्टिव पार्टनर था और वो क्या हो गया है? अनसाउंड हो गया है। द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म ऑन द सूट ऑफ अदर पार्टनर। बेटा कोर्ट चाहे तो अदर पार्टनर के नोटिस देने पर या कोर्ट को बताने पर क्या कर सकती है? डिसॉल्व कर सकती है बाय द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द इनसेन पार्टनर। बेटा आप सोच कर देखो, इनसेन पार्टनर जो है ना, उसका कोई फ्रेंड भी बताए कोर्ट को तो भी कोर्ट चाहे तो फिर डिसॉल्यूशन कर सकती है। टेम्परेरी सिकनेस इज नो ग्राउंड, ये ध्यान रखें। देखो आप, अगर कोई टेम्परेरी बेसिस पर सिक हो जाता है, कोई डिसेबिलिटी आ जाती है 2-4-6 महीने वाली, हाँ उसको लेकर मत चले जाना कोर्ट के साहब इनको बहुत फीवर आ रहा है, फर्म को डिसॉल्व कर दो, इनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है। हाँ, टेम्परेरी सिकनेस इज नॉट द ग्राउंड। साहब हम बात कर रहे हैं यहां पर इंसैनिटी की, अनसाउंड माइंड की। आदमी उस लायक ही नहीं बचेगा कि वो साहब बिजनेस को प्रॉपरली कंडक्ट कर सके, फिर उस ग्राउंड पर आप डिसॉल्यूशन की मांग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकती है, अगर दो ही पार्टनर हैं तो, और आप उस ग्राउंड पर जा सकते हो ना। मैं ऐसा बोल रहा हूं डिसॉल्यूशन करना कंपलसरी है क्या? आंसर इज नो। में लिखा है हर जगह। आपको ये लगता है कि इट इज अ बेटर फॉर्म कि फर्म को डिसॉल्व ही कर दिया जाए, आप चले जाओ कोर्ट के पास, बोल दो हमारा एक पार्टनर जो थे भाई साहब वो अनसाउंड हो गए, वो इंसेन हो गए हैं, तो हमें लगता है कोर्ट साहब कि आप फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए। उन्हें लगेगा तो वो कोई टेंशन नहीं इसमें। वही वो बोल रहे थे भाई साहब। आप समझ नहीं रहे बात को साहब। मैं ये बोल रहा हूं कि डिसॉल्यूशन हो सकता है, डिसॉल्यूशन होगा ही, ऐसा कब बोल रहा हूं मैं? अरे आप समझ रहे क्या मेरी बात को? चलें साहब, तो ये थी एक इंसैनिटी और अनसाउंड माइंड। दूसरा ग्राउंड क्या हो सकता है? परमानेंट इनकैपेसिटी। व्हेन अ पार्टनर अदर देन पार्टनर सुइंग, जो केस फाइल कर रहा है, अगर वो ही कल को परमानेंट इनकैपेबल है तो फिर बात ही अलग हो गई। उसको छोड़कर हैज बिकम इन एनी वे परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, then the court may dissolve the firm. Such permanent incapacity may result from physical disability or illness. साहब हमारी पार्टनरशिप का फर्म का जो काम था, से फॉर एग्जांपल ऐसा काम है कि हमारा मार्केटिंग का काम है, हम बाहर जाकर लोगों से मिलते हैं, कस्टमर क्रिएट करते हैं, ऐसा कुछ काम है, और एक एक्सीडेंट के दौरान हमारे पार्टनर साहब के दोनों पांव ही नहीं रहे, परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई है। तो जो दूसरा पार्टनर वो चाहे तो आप कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि साहब हमारी फर्म को क्या कर दिया जाए? डिसॉल्व कर दिया जाए। इस ग्राउंड पर अगर कोर्ट चाहे तो डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म कर सकती है। थर्ड क्या लिखा है? मिसकंडक्ट। वेयर अ पार्टनर अदर देन पार्टनर सुइंग इज गिल्टी ऑफ द कंडक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट द प्रिजुडिशियली द कैरिंग ऑफ द बिजनेस। अच्छा, आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है? आपने कोई मिसकंडक्ट कर दिया, आपने कोई ऐसी गलती कर दी जिससे आपको लगता है कि यार बिजनेस दिक्कत में आ सकता है। The court may order for dissolution of the firm by giving regard to the nature of business. It is not necessary that misconduct must relate to the conduct of। देखो इस लाइन का मतलब समझो साहब, ये जरूरी नहीं है कि जो आपने मिसकंडक्ट किया है वो बिजनेस से ही रिलेटेड हो। साहब मैंने ऐसा कोई क्राइम कर दिया है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मैंने किसी का मान लो मर्डर कर दिया, मैं कोई ऐसी सामान की खरीद फरोख्त करता हूं जो कि इलीगल है, लाइक ड्रग्स, ये बिजनेस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं। बिजनेस का काम तो साहब कोचिंग पढ़ाना है, लेकिन मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो कि गलत है, जो कि मिसकंडक्ट है, उसकी वजह से नॉर्मल बिजनेस पर भी फर्क पड़ सकता, तो साहब क्या करो, आप पहुंच जाओ। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि मिसकंडक्ट किससे रिलेटेड है,
क्या मिसकंडक्ट बिजनेस से रिलेटेड तो ही काम होगा? नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस मिसकंडक्ट का एडवर्स इंपैक्ट क्या आएगा। अगर उसका एडवर्स इंपैक्ट आएगा तो उसको बेस बनाकर साहब आप क्या कर सकते हो? तो यहां पर बढ़िया केस स्टडी बेटा बन सकती है। केस स्टडी में वो बताएंगे कि साहब जिस पार्टनर ने मिसकंडक्ट किया है वो उसका मिसकंडक्ट, उसकी एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो तो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो हमें मन में कैसा आएगा उस समय कि यार बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो इस ग्राउंड को लेकर तो हम डिसोल्यूशन, ऐसा उस समय थॉट वही आता है। जबकि यहां पर उन्होंने क्या बोला कि मिसकंडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है। आइए साहब क्या लिखा है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट ऑन द बिजनेस। इन ईच केस नेचर ऑफ बिजनेस विल डिसाइड वेदर एन एक्ट इज मिसकंडक्ट और। साहब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये काम, ये एक्टिविटी मिसकंडक्ट है या नहीं है? ये डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ बिजनेस पर। कभी कभी कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं ना जहां पर थोड़ा सा ऊंची आवाज में थोड़ी बात करनी पड़ती है, बिल्डर वगैरह के, उसको आप मिसकंडक्ट नहीं बोल सकते हो। तो आप मिसकंडक्ट कब होगा साहब, ये डिसाइड करेगा आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। इफ यू आर रनिंग अ वाइन शॉप, वहां थोड़ा आपको तगड़ा रह के होना ही पड़ेगा। अरे गेटिंग दी कॉन्सेप्ट ना, नेचर ऑफ बिजनेस वैसा है। लेकिन अगर अपना ऐसा प्रोफेशनल काम है साहब तो यहां पर तो छोटी सी गलती भी आप मिसकंडक्ट बोल सकते हो। तो अगेन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिजनेस पर। साहब पहला क्या था? इंसैनिटी एंड अनसाउंड माइंड। दूसरा क्या था? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? लो साहब पढ़ो इसको, क्या लिखा है यहां पे। Where a partner other than partner suing willfully or persistently commit breach of agreement relating to the management of affairs of the firm or conduct of the business। साहब क्या हो रहा है? आपका पार्टनर आपके एग्रीमेंट को फॉलो ही नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअसली बेसिस पर क्या करता रहता है? ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। वो आपकी बात, आपने जो डिसाइड किए थे रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको फॉलो ही नहीं कर रहा है साहब। तो फिर इस केस में तो ये अपना रिश्ता बेटा जमेगा नहीं। आओ साहब क्या बोला आगे। Otherwise so conduct himself in a matter relating to business that is not reasonably practicable for other partner to carry on business in the partnership with him, then the court may dissolve at the instance of any partners। साहब हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, सामने वाला पार्टनर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली बेसिस पर बेटा एग्रीमेंट को ब्रीच करता रहता है। इस वजह से जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस ग्राउंड पर भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल लिखे हैं। फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एम्बेजलमेंट, चोरी कर रहे हो आप, कैश की चोरी कर ली या किसी एसेट्स की चोरी कर ली। दूसरा कीपिंग एरोरनस अकाउंट्स, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो तो फ्रॉड भी आप बोल सकते हो। होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, रिफ्यूजल टू शो अकाउंट डिस्पाइट रिपीटेड, हम आपसे बार बार हिसाब मांग रहे हैं और आप दे नहीं रहे हो, तो वो भी एक केस बन सकता है, क्या रीजन हो सकता है। ठीक है साहब, ये था साहब परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। फिर है साहब ट्रांसफर ऑफ, where a partner other than partner suing has transferred the whole of his interest in the firm to a third party or has allowed his share to be charged or sold by the court in the recovery of arrear of land revenue due by the partner, the court may dissolve the firm at the instance of any other। साहब क्या कर दिया है? एज अ पार्टनर आपने पूरा का पूरा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया है, तो उस केस में कोर्ट चाहे तो साहब किसी पार्टनर की रिक्वेस्ट पर फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। दूसरा क्या लिखा है साहब, आप पार्टनर, एज अ पार्टनर आपने बेटा अलाउ कर दिया है, आपने अपना इंटरेस्ट मॉर्गेज रख दिया है या तो इंटरेस्ट बेच दिया है, किस चीज के लिए? रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। से फॉर एग्जांपल यहां का ना प्रॉपर्टी टैक्स देना था, मैंने बोला नगर निगम से कि एक काम करो मेरा ना शेयर बेच दो, उससे जो पैसा आए आप रिकवर कर लो, या मैंने उसको मॉर्गेज रख दिया है। तो साहब या तो आप अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दो पूरा, या तो आप उसको मॉर्गेज कर दो, या तो आप उसको बेच दो फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो साहब इन केसेस में भी क्या होगा, जो अदर पार्टनर चाहे तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसको? अच्छा आप सोचकर देखो ना, मैं और रौनक सर पार्टनर हैं,
मैं अपना इंटरेस्ट बेच दूं। रौनक सर जिस थर्ड पार्टी को मैंने बेचा है उसके साथ रहना ही नहीं चाहते, तो वो तो जाएंगे ना कोर्ट के पास कि जज साहब देख लो इस आदमी के साथ तो मेरी जमेगी नहीं, तो आप एक काम करो फर्म को, गेटिंग द कॉन्सेप्ट, वैसा कुछ। चलें, कंटिन्यूअस और परपिचुअल, अगर फर्म को बेटा कंटिन्यूअसली बेसिस पर लॉसेस ही हो रहे हैं, पिछले मान लो 5 साल से फर्म चल रही है और लॉसेस ही इनकर कर रही है, तो साहब और लॉसेस करने से कोई मतलब, फिर तो क्या करो साहब, फर्म को बंद ही कर दो। तो वो पार्टनर चाहे तो रिक्वेस्ट करे कि साहब फर्म को बंद कर दिया जाए। चले साहब, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, नहीं बेटा ये डिपेंड करेगा, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करेगा। और ऑब्वियसली बात है एज अ पार्टनर 1-2 साल में तो मैं भी नहीं जाऊंगा ना, ये तो मुझे भी पता है कि इनिशियल ईयर्स में जो होता है लॉसेस ही होते हैं, लेकिन मैंने हर संभव कोशिश कर ली और मैं प्रॉफिट पर नहीं आ पा रहा हूं, तो फिर तो साहब बंद कर देना ही बेहतर है। चलें, लास्ट लाइन बड़ी खतरनाक है, वो है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ये कोर्ट के ऊपर पावर है। अब जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड मतलब ऊपर जितनी बातें की हैं इनके जैसा अगर कोई और भी कोई सिचुएशन बन जाए या ऐसी कोई और भी ग्राउंड आ जाएं तो उन बेसिस पर भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। क्या लिखा है, वेयर द कोर्ट कंसीडर एनी अदर ग्राउंड टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट मे डिसॉल्व। अब ऊपर जो लिस्ट बनी है वो तो लिमिटेड है, लेकिन कोर्ट को ऐसा कोई और भी रीजन मिल जाता है कि उस वजह को उसको भी ध्यान में रखते हुए हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो फर्म चाहे तो उस ग्राउंड को लेकर भी डिसॉल्व कर, मतलब कल को फर्म ने बोला कि डिसॉल्व कर दो, मैंने बोला वाह इस लिस्ट में तो है ही नहीं वो रीजन, तो आप ऐसा नहीं बोल पाओगे। फर्म चाहे तो ऐसा ग्राउंड भी कोई ला सकती है जो उनके इंटेंशन के हिसाब से जस्ट एंड इक्विटेबल है। जैसे क्या क्या हो सकता है साहब उसमें, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट समझते हो साहब, बिजनेस चल रहा है मैनेजमेंट आता ही नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं पार्टनर के बीच में, ऑफिस में कोई बैठता ही नहीं है, ऑफिस बंद रहता है, उसको बोलते हैं डेडलॉक इन दी मैनेजमेंट। दूसरा साहब, वेयर दी पार्टनर आर नॉट टॉकिंग टर्म्स बिटवीन, लड़ाई झगड़े हो गए, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम मतलब कंटिन्यूएंस का लॉस है, कभी खुल रही कभी बंद हो रही, कभी बिजनेस कर रहे कभी नहीं कर रहे। गैम्बलिंग बाय पार्टनर होना स्टॉक एक्सचेंज, ये तो उन्होंने लिख दिए हैं, ये जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है साहब। क्या आप गैम्बलिंग कर रहे हो, सॉरी बेटा गैम्बलिंग लिखा है यार, दोनों बातों में अलग है, सट्टा अलग होता है बेटा, जुआ अलग नहीं होता है, स्पेकुलेशन अलग चीज है। हा? ऐसी बात नहीं, नहीं दोनों एक नहीं है बेटा, राम अलग थे लक्ष्मण अलग है बेटा, भाई होने से एक नहीं हो जाते ना बेटा। चलें, अभी तक हमने क्या पढ़ा आप देख लें, हमने बात करी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, उन्होंने पूरा फ्लो चार्ट निकाल दिया है। 42 43 कौन सा था, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और 40 क्या 44 क्या था, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर ऑफ कोर्ट में देखो इतनी सारे रीजन हो सकते हैं, और इसमें हमने देखा था बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, और बाय नोटिस। बोलो साहब यहां तक समझ में आती क्या बात, पक्का बोलो साहब यहां तक बात समझ में आती क्या, पक्का, कोई टेंशन कोई समस्या कोई डाउट कोई प्रॉब्लम। चलें आगे साहब, 45 से लेकर 55 तक की कहानी किसकी लिखी है यहां पे, बोलो साहब किसकी लिखी है। चलें तो इसको हम पढ़ते हैं अभी एक ब्रेक के बाद।